Good morning, children. So, once again, we are meeting in a second part of this third chapter, right? Chapter number 3, 2 stories about flying. Second part, as per my knowledge, we have already concluded first part in first lecture. This is our second lecture, 2 stories about flying, part 2. The Black Aeroplane. Second part is belonging to Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. Written by Frederick Forsyth, right? अच्छा, ग्लॉसरी, जैसे पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया, मीनिंग्स आर गिवन इन ग्लॉसरी, इन मटेरियल और टेक्स्ट बुक. अच्छा, अगर हम मटेरियल की बात करें तो आई एम ऑन पेज नंबर 23. मटेरियल में आपको पेज नंबर 23 पे जाना पड़ेगा. और अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो लेट मी सी, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 37. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 37, राइट? और मटेरियल का पेज नंबर है 23. ओके, नाउ दिस इज अ स्टोरी अबाउट सुपरनैचुरल वर्ल्ड. जैसे तो हम सुपरनैचुरल वर्ल्ड में विश्वास नहीं करते, लेकिन जब तक हमको कोई ऐसा अनुभव नहीं होता, बराबर है, और एक बार जब अनुभव हो जाता है तब हम कभी मना नहीं करते, बराबर है. बेसिकली वी आर सेइंग देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ another world. Sometimes we ignore all these talks because we pretend to be scientific. Personally speaking, मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मैंने कभी अनुभव नहीं किया है, लेकिन एक बात बच्चों कायम है कि जैसे हमारी दुनिया है, ठीक उसी तरह एक बाहर की दुनिया है जिसको हम सुपरनैचुरल वर्ल्ड बोलते हैं. आया समझ में? जिसको हम सुपरनैचुरल वर्ल्ड बोलते हैं. सेकेंड थिंग, कैसे कैसे मदद मिल जाती है, कैसे कैसे नुकसान होता है, वो कई तरह के हमने किस्से सुने हैं. कई बार हम हॉरिफाइड मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं. कई बार हम ऐसे देखते हैं कि सुपरनैचुरल वर्ल्ड से किसी का भला होता है, तो कई बार ऐसा देखते हैं किसी का बुरा होता है, सत्यानाश हो जाता है. डिपेंड्स, राइट? देयर आर thousands and thousands of movies also, राइट? सो अल्टीमेटली ऐसी एक स्टोरी है, बिल्कुल सच्चाई वाली. इट इज अ रियल फैक्ट, राइट? इट इज अ रियल फैक्ट. जो राइटर है वो है फ्रेडरिक फोर्साइथ, जिसने अपने आप ये अनुभव लिखा है. बेसिकली ही इज लिविंग इन पेरिस. अंडरस्टूड? बेसिकली ही इज लिविंग इन पेरिस. ही इज वर्किंग इन पेरिस, right? The story is about, you say, round about year almost 20 to 25 years back. He is living in Paris, and as it was a holiday time, he was supposed to fly back to London to meet his family.
And this person was having his private plane, Dakota. Dakota is the name of a plane, small plane, possibly 2-seater, 4-seater ऐसे. So he made up his mind कि I will fly from Paris to London. Before flight, he has checked each and everything about weather, about next 24 hours activity, all these things. जैसे प्लेन में स्टडी किया जाता है, सब उसने चेक करवा लिया था, बराबर है. और उसके हिसाब से उसने फ्लाइट डिजाइन की कि भाई चलो इस समय मैं निकलूंगा और इतने घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा और सुबह का नाश्ता लंदन अपने परिवार के साथ करूंगा. He was very happy. Finally that day came for his traveling. He flew from Paris airport. Everything was clear. Absolutely everything. But as he proceeded, he was caught in a turbulence, in a storm. Crossing, flying from France to England, he was supposed to face storm, which was 150 kilometers away, because he was supposed to travel the distance almost 150 kilometers left, according to their gauges. Now what to do? To avoid that turbulence, that storm, he was supposed to go on another path. But that was quite long. And when he saw different meters, gauges, he saw the fuel gauge. Fuel gauge was not that much responding as it was needed for a flight. कि उसने अनुमान लगा दिया कि इतने फ्यूल में अगर मैं घूम के वापस जाऊं तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि इतने फ्यूल में ये प्लेन इतना सफर कर ही नहीं सकता, क्योंकि लंबा रास्ता है. भगवान का नाम लिया, उसने सोचा कि छोटा स्ट्रॉम होगा, शायद मैं निकल जाऊंगा. लेकिन जैसे वो बीच में पहुंचा, nothing could be visible. All dark clouds came flying towards himself, and he was almost lost. He was scared, very scared. He started to praying to God कि भगवान मेरे को बचाओ, क्या होने वाला है कुछ नहीं मालूम, मैं सही सलामत अपने परिवार के पास पहुंचूंगा या नहीं कुछ पता नहीं. अचानक in that scary night, in that storm, बगल में एक लाइट दिखने लगती है, एक प्लेन पैरेलल उड़ता है, उसके साथ पायलट जो दूसरे प्लेन का जो पायलट था उसको वेविंग करता है. उसके जान में जान आई, राइटर की जान में जान आई कि चलो कोई तो मिला, वरना वो पूरा डर से सहमा हुआ था, डर गया था. और पायलट ने दूसरे प्लेन के जो पायलट उसके पैरेलल उड़ रहा था, उसने जेस्चर किया, इशारा किया कि फॉलो मी. क्या बोला, कौन सा इशारा किया? फॉलो मी, आप मेरे को फॉलो करो, बराबर. He understood that gesture and he started to follow him. They flew for a quite long time, piercing through the storm. आगे वो प्लेन था, पीछे राइटर का प्लेन था, बराबर. सही सलामत दोनों प्लेन स्टॉर्म में से निकल गए. वो प्लेन आगे था, इसीलिए राइटर ने सोचा कि जो भी बंदा है जिसने आज मेरी जान बचाई है, वरना मैं आज बचने वाला ही नहीं था, कहाँ फंस जाता था और स्टॉर्म मेरे छोटे से प्लेन को कहाँ ले जाता मालूम भी नहीं पड़ता है. शायद डेड बॉडी भी हाथ नहीं लगती. ये तो कोई कुदरत का करिश्मा हुआ, ये कोई फरिश्ता मेरे को बचाने आया, तो उसका शुक्रिया तो अदा करना पड़ेगा. आई मस्ट थैंक हिम.
थिंकिंग दिस ऑल इन हिज माइंड, ही मेड अप हिज माइंड कि एयर, क्योंकि वो प्लेन भी लंदन जा रहा था, जो आगे वाला प्लेन था जिसने राइटर को बचाया। बीच में काफी डिस्टेंस था, लेकिन उसकी लाइट के हिसाब से वो चल पड़े थे। तो राइटर ने सोचा कि लंदन एयरपोर्ट पे लैंडिंग करने के बाद तुरंत मैं अपने एंजल से मिलूंगा, उसको शुक्रिया अदा करूंगा, आई विल थैंकफुल टू हिम, उसको थैंक्स बोलूंगा कि थैंक्स फॉर सेविंग माय लाइफ इन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन। बराबर है? यह सोच के अपना प्लेन लैंड किया, लेकिन लैंडिंग एरिया में, एयरपोर्ट पे, उसने, जो बंदा उसकी मदद कर रहा था स्टॉर्म में, वो प्लेन कहीं नहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं देखा। ओके, कोई बात नहीं, कहीं भी दूसरी जगह पे पार्क किया होगा, क्योंकि वो काफी आगे था। यह सोच के वो रिसेप्शन पे आया। रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि आई वॉन्ट टू मीट अ पर्सन हु हैव जस्ट लैंडेड बिफोर मी। A private plane just landed before my coming. You say, I have just now landed. You say before 10 to 15 minutes, a plane which landed, and I have to meet that pilot. Receptionist sitting over there was scared. She looked surprisingly at the writer. कि भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो कि आपके पहले कोई प्लेन इधर लैंड हुआ और उसके पायलट को आप मिलना चाहते हो? सही बात है? राइटर टोल्ड यस। सो शी रिप्लाइड कि who will dart, who will try to fly personally in such a great storm? No one does to dare that. And in this storm, you are the first person, I repeat, you are the first person to land on this airport. Before your coming, no one came, no one landed in this dark night. You are the first person. Now, without saying a single word, writer understood each and everything. He totally understood the fact, what was going on. And by heart, he became thankful to that angel. He surely understood this was a miracle made by God to save his life. God himself has sent an angel to save his life, to guide to guide him out of storm. वरना आज वो जिंदा नहीं रहता. And he went home. So, उसको मिरेकल भी बोल सकते हैं, उसको कोई चमत्कार भी बोल सकते हैं, उसको कोई सुपर स्पिरिट का हेल्प भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. लेकिन आज भी राइटर फेडरिक, जो पायलट है पेशे से, वो आज जिंदा है. और उसके जिंदा रहने की वजह वो ब्लैक एरोप्लेन है. कि अगर उस दिन ब्लैक एरोप्लेन की मदद नहीं मिलती होती तो आज मर गए होते, क्रैश हो गया होता उसका. तो अभी मैंने बोला ना इंट्रोडक्शन में कि अगर हम माने कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरनैचुरल वर्ल्ड तो है, और अगर नहीं माने तो नहीं है. आया समझ में? सो लेट अस सी पेज नंबर 23, राइट? Okay? The moon was coming up in the east behind me. Me means
the writer. And stars were shining in a clear sky above me. That means it was a very peaceful and plain night. Extremely suitable for flight. Not a single speck of cloud was there in the sky. Atmosphere was perfectly suitable for flight. आकाश बिल्कुल क्लियर था, स्टार्स चमक रहे थे, मून शाइन हो रहा था, वेदर बिल्कुल परफेक्ट था, तो कोई दिक्कत दिखती नहीं थी. राइट? There wasn't a cloud in the sky. Not a single speck of cloud was seen in the sky. Understood? I was happy to be alone high above the sleeping countryside. That means he was enjoying his flight. पेरिस एयरपोर्ट से वो निकल चुका था. अर्ली मॉर्निंग लंदन पहुंचना था, क्योंकि उसने निकलते वक्त ही ऐसा प्लान बनाया था कि ब्रेकफास्ट में अपनी फैमिली के साथ करूंगा. समझ में? इन द कंट्री साइड I was flying my old Dakota. Dakota is the name of a plane. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. Understood? I was flying my own plane. I was dreaming of my holiday and looking forward of being with my family. आज बच्चे लोग हॉस्टल में आते हैं, जब छुट्टी आती है 2 दिन 5 दिन या 10 दिन, कोई भी घर जाने का माहौल बनता है तो कितना खुश हो जाते हैं. घर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, क्योंकि वी आर ऑल फैमिली मैन. किसको अच्छा अपने परिवार के साथ नहीं लगता? है समझ में? आई लुक्ड एट माई वॉच. 1:30 in the morning. It was almost 1:30. रात का 1:30 बजे का समय था. मैंने बोला, उसने नक्की किया था कि भाई सुबह मैं नाश्ता तो अपने फैमिली के साथ ही करूंगा, इसीलिए तो वो नाइट ड्राइविंग कर रहा था. उत्साह था अंदर से कि परिवार के साथ रहने को मिलेगा, जल्दी से जल्दी अपना मैं घर पहुंच जाऊं. घड़ी में देखा तो इट वॉज ऑलमोस्ट 1:30, राइट, इन मॉर्निंग. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, क्योंकि ये फ्लाइंग के हिसाब से जहां से वो लोग गुजरते हैं, जहां से वो पास होते हैं, वे प्रोटोकॉल्स होते हैं. कंट्रोल ट्रैवल को इन्फॉर्म करना पड़ता है. राइट? आई थॉट एज आई लुक डाउन past the nose of the aeroplane. Small lights were running, runway and all these things. एयरपोर्ट वाला वातावरण दिखने लगा था, तो समझ गया पेरिस का एयरपोर्ट है, तो आई मस्ट इन्फॉर्म. विंड स्क्रीन में से नीचे देखा तो भले रात बाहर थी, लेकिन रोशनी तो दिखती है ना, तो वो समझ गया कि एज अ पार्ट ऑफ पायलट्स ड्यूटी, अ पायलट हैज टू इन्फॉर्म from where he is flying to the nearest airport. So he made up his mind to inform Paris air authorities. Right? I thought, as I looked down past the nose of a aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me, and that lights was of Paris. पेरिस सो गया था, रात का समय था, लेकिन लाइट्स तो शुरू होती है, रहती है ना रात के वक्त. अब देखो पूरा सिटी सो जाता है, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स, ऐसे दूसरी और लाइट्स, राइट, एडवर्टाइजिंग लाइट्स, वो पूरा एब्लेज होती है. तब जाके मालूम पता कि इधर कोई सिटी वाला वातावरण है, क्योंकि इतनी सारी रोशनी दिखाई देती है. राइट? आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, Dakota DS-088. It's a code name of a plane. Can you hear me? I know on my way to England.
बराबर, मतलब उसने पेरिस कंट्रोल मतलब पेरिस एयर अथॉरिटी को अपना स्टेटस बताया। आई एम माई प्लेन इज डाकोटा DS-088, ये प्लेन की कोड लैंग्वेज होती है, एंड आई एम फ्लाइंग टुवर्ड्स इंग्लैंड। The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You out to turn 12° west now. DS-088 over. सामने से क्या जवाब आया कि चलो आपका मैसेज मिल गया, लेकिन आपको इधर से 12° नॉर्थ टर्न लेना पड़ेगा. यू हैव टू फ्लाई इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज नीचे बैठे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सब फ्लाइट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सब फ्लाइट, कितनी सारी फ्लाइट्स आती जाती रहती रात में, तो सब हर एक फ्लाइट का एक अल्टीट्यूड होता है, एक पाथ होता है. ये क्यों करना पड़ता है? ताकि टकराव ना हो, कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना ना बने. एंड पायलट्स हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन डिलीवर्ड फ्रॉम कंट्रोल रूम, क्योंकि सारी फ्लाइट्स कंट्रोल रूम को बार बार कंट्रोल करती रहती है, कांटेक्ट करती रहती है. इसीलिए कंट्रोल रूम के पास पूरा डेटा होता है हर एक फ्लाइट का, और वही डेटा के हिसाब से वो लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो पायलट लोग करते हैं. आया समझ में? आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. अभी तक की उड़ान में एक फ्यूल टैंक खाली हो गया था, सेकेंड शुरू हो गया था. एंड टर्न द डाकोटा 12° west towards England. So according to instruction from Paris control tower, I was supposed to turn my Dakota 12° west. I turned my plane. Everything was working fine. That means I have clearly followed the instruction which was given to me. Okay? I will be back. I will be in time for breakfast. I thought. A good big English breakfast. Underline this word. क्योंकि इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने जैसा होता है, हमारा दोपहर का जैसा खाना होता है ना, उधर उसका ब्रेकफास्ट होता है. सुबह ही इतना नाश्ता कर लेते हैं ताकि पूरा दिन कुछ खाना ही ना पड़े. हर एक सिस्टम होती है, रीति रिवाज होते हैं. हम सुबह कम नाश्ता करते हैं, वो लोग ज्यादा नाश्ता करते हैं, क्योंकि पूरा दिन काम करना पड़ता है. एंड दैट इज वाई हैवी ब्रेकफास्ट इज कॉल्ड इंग्लिश ब्रेकफास्ट. वो सोचता था मन ही मन, बहुत खुश हो रहा था, परिवार से मिलूंगा, हैवी नाश्ता करूंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा. अभी तो रात के 1:30 बजे है, तकरीबन 3-4 बजे तक तो मैं पहुंच जाऊंगा लंदन. अंडरस्टूड? I thought a very good English breakfast. Everything was going well and it was an easy flight. सब कुछ सही तरीके से चल रहा था. Everything was going smoothly. Understood? Paris was about 150 kilometers behind me. ऐसी ही सोच में 150 किलोमीटर मैंने पेरिस को पीछे छोड़ दिया. मतलब आई वॉज 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस, राइट? व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, दैट वॉज टोटली अनडिटेक्टेड इन माई वेदर रिपोर्ट. मैंने जो वेदर डेटा के लिए अगले 24 घंटे का मांगा था, मिला था, उसमें ये नहीं था. देयर वाज सडन राइज ऑफ अ स्टॉर्म. और ऐसे वातावरण में ऐसा होता है, कई बार पायलट्स को ये ऐसी माहिती नहीं मिलती, सडनली लोकल स्टॉर्म अराइज हो जाता है. ये कोई बड़ा स्टॉर्म नहीं है, लोकल स्टॉर्म, लोकल एक्टिविटीज की वजह से स्टॉर्मी लाइक वेदर हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किलें पैदा कर देते हैं. अंडरस्टूड? So, what happened? Storm clouds. They were very huge. पूरा आकाश ढक चुका था. जो आकाश अभी सितारों से चमक रहा था, मूनलाइट था, वो पूरा दब गया.
Cloud has covered everything, right? They look like black mountains standing in front of me across the sky. That means I was heading towards storm. I समझ में? I knew I could not fly up and over them because Dakota is not such a powerful plane which can overcome these clouds. I cannot fly even higher because हर एक प्लेन की एक अल्टीट्यूड होती है, लिमिट होती है, और एट प्रेजेंट डाकोटा वाज फ्लाइंग एट द मैक्सिमम अल्टीट्यूड. इससे ज्यादा वो ऊंचा नहीं जा सकता था, और फ्यूल का भी प्रॉब्लम था. एक टैंक खाली हो चुकी थी, अब बचा कुचा फ्यूल लंदन के लिए ही पर्याप्त था. सिचुएशन अचानक खराब हो गई. उसके बगल में से भी नहीं जा सकते थे क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता था. स्टॉर्म का कितना डायामीटर है उधर थोड़े नापने कोई जाते हैं, कितना दूर से जाना पड़ेगा, कितना बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं मालूम. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मैं अगल बगल में से स्टॉर्म को अवॉइड करके निकल जाऊं, इतना फ्यूल मेरे पास नहीं था. अब क्या करूं? कठिनाई आ गई अचानक. डाकोटा कंट्रोल करना था, फ्यूल भी नहीं था, तो कैसे हम आगे बढ़े? आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. दिमाग में दो विचार चल रहे थे. पेरिस बहुत दूर नहीं है, 150 किलोमीटर ही दूर है, चलो जाओ वापस. दूसरी सेकंड में दिमाग में ब्रेकफास्ट का विचार आया कि नहीं, ब्रेकफास्ट तो परिवार के साथ ही करना है. बिग फैट इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाहिए. और ये छोटा सा स्टॉर्म है, लोकल स्टॉर्म है, जिसका कोई पहले डेटा ही नहीं मिला है. अगर बड़ा स्टॉर्म होता, क्रिएट होता, तो उसका डेटा मिल जाता, लेकिन उसका डेटा नहीं मिले. मतलब ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, छोटा स्टॉर्म है, अभी उसको पार कर लूंगा. तो ये सोच के उसने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी. राइट? I will take the risk, he thought, and flew that old Dakota straight into the storm. बिल्कुल स्टॉर्म के बीच में घुस गया. समझ में? Inside the clouds, everything suddenly turned dark. घनघोर अंधेरा छा गया. दूर से इतना डरावना था, तो उसके बीच में कैसा मंजर होगा आप सोच सकते हो. It was impossible to see anything outside the aeroplane. कुछ नहीं दिखाई देता था, सिर्फ बादल ही बादल दिखे जा रहे थे. और वो कहां घुसा जा रहा था, सही दिशा है या नहीं, क्योंकि पवन की भी इंटेंसिटी उधर बढ़ जाती है स्टॉर्म के लिए. तो शायद वो अपने डायरेक्शन में से डिफ्लेक्ट हो गया या राइट डायरेक्शन में, कुछ पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता था. An old aeroplane jumped and twisted in the air. तिलके की माफिक मेरा प्लेन इधर उधर होने लगा स्टॉर्म की वजह से. मैं सच्ची दिशा भूल गया. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning around and around and around. That means instrument failed. कंपास सही डायरेक्शन भी नहीं बता रहा था, कंपास भी फेल हो चुका था. अब तो सब कुछ भगवान के भरोसे था. कौन सी दिशा में मैं जा रहा हूं, ये स्टॉर्म मेरे को कहां घिस के ले जाएगा, कुछ पता नहीं था. बचूंगा या मरूंगा, कुछ वो भी नहीं मालूम था. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. एक के बाद एक सारे इंस्ट्रूमेंट स्टॉर्म की वजह से डेड हो गए. 1, 2, 5 इंस्ट्रूमेंट चलते थे, उसमें एक रेडियो था. रेडियो की फ्रीक्वेंसी भी चल रही थी. पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर. द रेडियो वाज आल्सो डेड. अभी वो आकाश में 25-30 हजार फीट ऊपर था, नीचे का कोई कांटेक्ट का साधन नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था. अब सिर्फ जिंदगी
भगवान के भरोसे थी। क्या होने वाला है कुछ नहीं मालूम। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड सी नथिंग बिकॉज आई डिड नॉट नो वेयर आई वॉज। कुछ नहीं दिखाई देता था, कुछ नहीं दिखाई देता था, मैं कहां हूं वो भी नहीं मालूम था। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इसी सोच में बगल में से एक एरोप्लेन निकला। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी राइट थ्रू द स्ट्रॉम। इतने लाइट के इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन बिल्कुल बगल में वो निकला, वेरी क्लोज, सो आई कुड इजीली सी a person flying, right? I could see the pilot face. He turned towards me. और जो पैरेलल प्लेन उड़ रहा था उसके बाजू में, उसके पायलट ने विंडो में से अपना सर घुमाया, दोनों की नजरें मिली, and he was very glad to see another person. He lifted one of his hand and waved. मेरे जान में जान आई, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। डर गया था मैं, जिंदा बचूंगा या मरूंगा कुछ नहीं मालूम था। ठीक इसी तरह एक देवदूत प्लेन लेके मेरे पास पहुंच गया। हमारी आंखों से बात हुई, उसने अपना हाथ हिलाया और इशारा किया, फॉलो मी, मतलब मेरे पीछे पीछे आओ, अब डरो मत। राइटर इशारा समझ गए। ही नोज that I am almost lost. उसको पता चल गया था मैं खो चुका था। He is trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. आहिस्ता आहिस्ता वो पैरेलल था पहले, वो आहिस्ता 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 मेरे आगे आ गया। मतलब मेरे को एक ही काम अब करना था, टू फॉलो दैट प्लेन, कुछ नहीं, उसके पीछे पीछे ही जाना था। मतलब मेरी जिंदगी मैंने उसके हवाले कर दी थी। आए समझ में? आई वॉज हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक ओबीडियंट चाइल्ड। ओबीडियंट बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे मैं जाने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर अ ब्लैक स्ट्रेंज प्लेन वॉज स्टिल इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। दिस ड्रामा कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। दैट मीन्स we were struck in storm for almost half an hour. Now there was only fuel in my Dakota last tank to fly for 5 to 10 minutes more. फ्यूल भी खत्म होने को आया था। टैंक पे नजर किया तो उसने अंदाजा लगाया, हिसाब लगाया कि ये फ्यूल के हिसाब से मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं उड़ सकूंगा। फ्यूल खत्म हो गया था। I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. सोच रहा था फ्यूल खत्म हो गया, अभी तो स्टॉर्म खत्म होने का नाम नहीं रहा, कुछ ना कुछ नहीं दिखाई देता, मैं क्या करूं? 10-15 मिनट का फ्यूल बचा है। अचानक वो आगे वाला प्लेन नीचे जाने लगा। मेरे को तो सिर्फ उसको फॉलो ही करना था, मैं भी उसको फॉलो करते गया, मतलब नीचे जाने लगा। Suddenly, I came out of the clouds and saw 2 straight long lines of lights in front of me. अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया, एयरपोर्ट दिखा। एयरपोर्ट का जो रनवे होता है, दोनों साइड में लाइटें लगी होती ताकि ऊपर से आकाश में से पायलट वो दिख सके, उसको रनवे मालूम पड़ सके रात को। दिन में तो दिखाई देते हैं लॉन्ग स्ट्रिप, रात को लाइट्स लगी होती है, इसलिए वो जज कर सकते हैं, राइट? इट वॉज द रनवे, एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक टू माई फ्रेंड इन अ ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अभी आकाश क्लियर हो गया था। मैंने सोचा कि जी वो बंदे को मैं थैंकफुल बोलूं जेस्चर से, जिसने मेरी जिंदगी बचाई है। इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा, but the sky was empty. There was nothing. The black aeroplane has gone. गायब हो चुका था। But I could not see anything anywhere. कुछ नहीं दिखता था। समझ में?
I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota to the near control tower. That means I was not that thankless person. I made up my mind कि उसने मेरे से पहले लैंडिंग की है, वो इधर ही कुछ आसपास ही एयरपोर्ट के पास होगा, मैं उसको मिलके थैंक यू बोलूंगा, थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ. ऐसे सोच के उसने अपना डाकोटा लैंड किया. I went to the reception and asked the woman to the control center where I wanted, who was another pilot. I wanted to say him thank you. So I went to reception, to control tower. Directly I addressed the woman, okay, I want to meet that pilot who just landed 10 to 15 minutes ago in front of me. I want to say thank to him, right? She looked at me very strangely. She was surprised. And she laughed. क्या आपको किसी पायलट से मिलना है? Another plane up in the storm there? ऐसे माहौल में कोई पायलट आप बोलते आया है? कोई नहीं है भैया. No another plane was seen flying tonight because of storm. स्टॉर्म की वजह से कई फ्लाइट डाइवर्ट हो गई है. कोई प्राइवेट प्लेन अभी इधर तक नहीं आया, कोई लैंड नहीं हुआ है. योर वॉज ओनली द वंस आई कुड सी इन द रडार. मैं भी देख रही थी रडार पे, तो रडार पे आपका एक ही प्लेन दिखाई देता था, तो दूसरा प्लेन लैंड होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है. अगर दो प्लेन होते तो रडार पे दिखते ना, लेकिन रडार पे तो आपका एक ही प्लेन दिख रहा था अभी जो आप लैंड हुए, इसीलिए दूसरा कोई प्लेन नहीं था. और आप बोल रहे हैं दूसरा प्लेन वाला पायलट खुद से मिलना है. राइटर सब कुछ समझ गए, ज्यादा बहस नहीं की. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफ्टी विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट मोर फ्यूल इन माई टैंक? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे, इसका कोई जवाब नहीं था. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in a storm without light? Who was that pilot? I could not imagine कि पायलट कौन था. कोई मसीहा था, कोई एंजल था, और वो कोई देवदूत था जिसने कुदरत ने खास मेरी जिंदगी बचाने के लिए उसको भेजा होगा. कोई जवाब नहीं था मेरे पास. सिर्फ जो एहसास हुआ वो ये काफी था. है समझ में? सो this is a real story based on personal incidents of pilot Frederick Forsyth. ये कोई स्टोरी नहीं है, रियलिटी है. I hope you understood the whole lesson. Right? Now, it is your time to take your homework. Homework मतलब क्वेश्चन आंसर. और कौन से क्वेश्चन आंसर है आप देख लो. टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया गया है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. बराबर है? जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाला जो हिस्सा है ना, वो क्वेश्चन आंसर वाला हिस्सा है. बराबर? और वो क्वेश्चन आंसर आपको भेजने हैं. राइट? यू आर सपोज टू राइट दैट क्वेश्चन आंसर्स. राइट? होमवर्क. Write and learn question answers given in textbook or material. बराबर? अच्छा, हेडिंग क्या है? थिंकिंग about
ये हेडिंग आपके मटेरियल में, टेक्स्ट बुक में दिया है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के हैं, और वो क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है, प्रिपेयर करना है। आया समझ में? सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेकेंड पार्ट of our third lesson, that is called title of two stories. Two stories about flying. एक थी सीगल की, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाई। दूसरी स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन थी, जो राइटर की जान बचाने के लिए काम आई। बराबर? तो ये दोनों स्टोरी अपने आप थर्ड लेसन में कंक्लूड होती है। सो विद दिस वी आर एंडिंग अवर लेक्चर। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, अंडरस्टूड इट, राइट? सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. Till then, children, goodbye. Take care.